हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी इन योर चैनल में। कुछ अकाउंट के क्वेश्चन हम करेंगे। दिस इज़ एमसीक्यू फॉर्मेट जो कि इम्पॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपको ईपीएफओ के एग्ज़ाम में अकाउंट से पूछे जाने हैं। सो दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू के थ्रू आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाएं। ओके, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताना जो भी आपका स्कोर्स होगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखा है वो है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंट के वो क्या है। अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये दिया गया है कि टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस को देखना कि कितना हमारा प्रॉफिट है या कितना लॉस है। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपकी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं जब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं थ्रू जर्नल एंट्री। ठीक है, थ्रू जर्नल एंट्रीज आपको पता है। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो P&L अकाउंट से दिखाते हैं हम, ये भी पता है हमको। और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है जो कि हमारी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, जो कि हमारी बैलेंस शीट होती है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं अपनी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको दिखा पाते हैं। तो ये सारे ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंट के, ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित समय तक जो हमारा बिजनेस है वो चलेगा। फॉर ए फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सिन फ्यूचर। कहने का मतलब है कि जो आपने कंपनी खोली वो कंपनी क्या है आपकी एक लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगले ही साल क्या हो जाए वो लिक्विडेट हो जाए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से अकाउंटिंग का कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसकी बात कर रहा है। सबसे पहला है मनी मेजर कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पहले हम देखते हैं कि वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हीं चीज़ों का ट्रांजेक्शन लिखोगे जो कि मनी से रिलेटेड है, जो कि मनी से रिलेटेड है। दूसरी है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिजनेस अलग है, जो आपका बिजनेस है वो बिजनेसमैन से अलग है। इट्स मीन्स बिजनेस जो कि आपका बिजनेस है उसकी भी अपनी ओन आइडेंटिटी है और बिजनेसमैन की अलग अलग आइडेंटिटी है। गोइंग कंसर्न क्या कहते हैं, ठीक है, गोइंग ऑन कंसर्न क्या कहते हैं। गोइंग ऑन कंसर्न क्या कहता है, गोइंग ऑन कंसर्न यही कहता है कि जो आपका बिजनेस है वो फेयरली लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो अब तो आपने आंसर को देख ही लिया कि ये स्टेटमेंट है गोइंग ऑन कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि जो आपका बिजनेस होगा वो एक लॉन्ग टाइम तक चलेगा। वो एक लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं होगा कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा और अगले ही साल क्या होगा ख़त्म हो जाएगा या आपका बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा, जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि लिक्विडेट हो जाएगा। तो हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो फेयरली लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। डैट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, और जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो आपकी मनी रिलेटेड होंगी। ओके, यही एक लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग का, क्योंकि जो लिमिटेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में जो क्वालिटेटिव चीज़ होती है, ठीक है, जो क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं उन टर्म्स का हम क्या नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और इसी चीज़ को लिमिटेशन भी कहते हैं हम। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे जनरल एंट्री बतानी है आपको। जनरल एंट्री इस तरीके से है कि जो गुड परचेज हुए हैं फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर RS 55,000। ठीक है, तो आपको इसकी जनरल एंट्री बतानी है। मतलब पहला जो ऑप्शन है आपके पास परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुमित ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। सेकंड है सुमित ट्रेडर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट्स डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर बताना है कौन सा हुआ। तो इसको देखिए आप जनरल एंट्री कैसे होगी। गुड परचेज करें किससे, सुमित ट्रेडर से फॉर 55,000। जब यहाँ पे रुपी लिखा हुआ है
इट्स मीन जो आपने गुड्स परचेज करे हैं वो कैश में करे हैं, क्रेडिट में नहीं करे हैं। क्रेडिट देखिए जब क्रेडिट अब में होगा तो यहाँ पे नाम आएगा। अच्छा सॉरी जब भी यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ पे देखिए सुमित ट्रेडर्स क्या है, यहाँ पे नाम आया है, तो जब भी आपका नेम आएगा इट्स मीन आपने जो परचेज़ करा है वो क्रेडिट परचेज़ करा है, ठीक है। अगर यहाँ पे नाम की जगह नाम ना आता और सिंपली RS 55,000 आता, इट्स मीन आपने क्या कैश दे के अपने गुड्स खरीदे हैं। तो ये दो डिफरेंस आपने देख दिए हैं। तो आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर बताना है आपको कि क्या हो सकता है इसका जो आंसर है। तो आंसर इसका देखिए क्या होगा, आपने गुड परचेज़ करें तो जो परचेज़ करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, अगर आपने डेबिट एंड क्रेडिट्स के रूल पढ़े हैं तो परचेज जब भी हम करते हैं तो हमने मतलब एक्सपेंस किया है, ठीक है, एक्सपेंस किया, और जब भी हम एक्सपेंस करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। जब भी एक्सपेंस पढ़ते हैं तो हमारा डेबिट हो जाता है। अब हमने देखिए सुमित ट्रेडर्स से क्या करें, जो सुमित ट्रेडर्स हैं, सुमित ट्रेडर्स से क्या करें, गुड्स खरीदे हैं, बट अभी हमने उसको क्या कैश में रुपये नहीं दिया है। इट्स मीन हमारी अभी लाइबिलिटी है कि उसको पे करना है। और हमारी जो लाइबिलिटी होती है मॉडर्न रूल के हिसाब से, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, जो परचेज अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, ठीक है, टू सुमित ट्रेडर्स, ठीक है, सुमित ट्रेडर्स क्रेडिट, ठीक है, टू सुमित ट्रेडर्स। तो आंसर इसका हो जाएगा सुमित ट्रेडर्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्रेडिट हो जाएगा ये और ये डेबिट हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा 1 आएगा। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है किसके बारे में, अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं अकाउंट्स के, तो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा बहुत इसके ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। ओवरव्यू कुछ इस तरीके से है कि अगर हम दो तरीके की अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये 3 अकाउंट चलते हैं। और अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द रिसीवर जो भी रिसीव करेगा उसको क्रेडिट कर देना है, एंड डेबिट द गिवर, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत चल रहा हूँ, आपको सही करवा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सही करवाना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसको सही करवाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्या होगा कि क्रेडिट द रिसीवर हो जाए, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से हट गया थोड़ा, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होगा, 2 चीज़ होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जो चीज़ आएगी उसे डेबिट कर देंगे, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है, व्हाट गोज आउट, जो भी चीज़ जाएगी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वहीं नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे आपके वो सारे आपके डेबिट हो जाएंगे, और आपके जितने भी इनकम होगी या आपका गेन होगा या हम कहीं प्रॉफिट होगा वो सब आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मॉडर्न अप्रोच भी है। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि एसेट इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम कर देते हैं, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और लाइबिलिटी घटती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। ये रूल कैपिटल में भी चलता है और ये रूल रेवेन्यू में चलता है। जब एसेट बढ़ते हैं तो हम डेबिट कर देते हैं, अगर एसेट घटते हैं तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, और यही रूल एक्सपेंस के साथ भी चलता है। सो आई होप यहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है।
आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हर्षा स्टार्ट बिजनेस, तो पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो बता देता हूँ, तब तक आप ऐसे करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, अब मैं अगर आपको बताऊँ तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू आपका हो गया लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। अब क्या रूल होता है ये बताता हूँ मैं। अगर आप कोई चीज़ गुड को सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो आपको उसको स्टॉक लिखना होगा। ठीक है, और वो आएगा एसेट साइड। ठीक है, अगर आपके जो भी प्रॉफिट होंगे या जो भी लॉसेस होंगे वो आपके आएंगे कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हर्षा क्या कर रहा है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये एसेट हो गई, एसेट साइड हो गई ये, और इधर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गई। देखिए जितनी एसेट होंगी आपकी उतनी ही लाइबिलिटी भी होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस मीन्स आपने गलत करा है। अब देखिए जब हर्षा स्टार्ट बिजनेस विद RS 2 लाख रुपये, मतलब 2 लाख रुपये लगा रहा है वो बिजनेस में, तो बिजनेस के पास कैश आए, इट्स मीन ये इसकी एसेट है, तो 2 लाख रुपये उसके क्या हो गए, एसेट हो गए। अब 2 लाख उसने लगाए तो इट्स मीन उसकी कैपिटल भी क्या हो गई, 2 लाख हो गई। तो इस तरीके से दोनों जगह बैलेंस हो गया। अब परचेज कर रहा है गुड्स का नमन फॉर कैश 40,000, मतलब कैश दे रहा है माइनस कैश दे रहा है, कैश के बदले परचेज कर रहा है, यानी स्टॉक 40,000 का उसके पास आ गया, यानी -40 गया और +40 स्टॉक आया। ये स्टॉक है क्योंकि परचेज कर रहा है गुड्स का, तो यानी 0 हो गया, तो इधर भी 0, तो दोनों तरफ 0 हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000, जिनकी देखिए कॉस्टिंग 10,000, RS 12,000। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 10,000 है, बट उसने उस गुड्स को 12,000 में बेचा, यानी कि गुड्स सोल्ड करे जो कि स्टॉक था वो कितने का था, 10,000 का था। 10,000 का मतलब माइनस हो गया क्योंकि सोल्ड हो गई, स्टॉक कम हो रहा है। अब उसके पास कैश आ रहा है कितने का, उसके बाद कैश आ रहा है कितने का, 12,000 का, प्लस 12,000। ठीक है, यानी कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 का। ठीक है, अब आपको पता है कि कैश आ रहा है उसके बाद 2,000 का, मतलब ये कैश है, और प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। तो प्रॉफिट मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आपका प्रॉफिट होगा वो आएगा आपका कैपिटल के अंदर, मतलब 2,000 का उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ भी बैलेंस हो गया, यहाँ भी बैलेंस हो गया। अच्छा, और कुछ है, ब्राउड फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000 रुपये। अब देखो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है मतलब ये क्या है, परचेज कर रहे हैं हम स्टॉक का, तो 7,000 का स्टॉक आ गया। अब देखिए हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, यानी कि हमने उधार में ख़रीदा है, तो उधार में ख़रीदा है मतलब लाइबिलिटी है हमारी, तो ये लाइबिलिटी साइड आएगा कितने की, 7,000 की। अच्छा, अब देखिए 2 लाख रुपये, 2,00,000 7,000, मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 2,09,000 हो गया आपका। तो लाइबिलिटी में 2,09,000 हो गए, तो इधर भी कितना हो गया, 2,09,000। ठीक है, तो एसेट साइड ये हो गया और लाइबिलिटी साइड ये हो गया। तो इट्स मीन एसेट आपका कितना हो गया, 2,09,000, और लाइबिलिटी भी आपकी कितनी होगी, 2,09,000। तो इस तरीके से आपको यहाँ क्वेश्चन करना था और इसका आंसर होगा 1। ओके, देखिए जो क्वेश्चन है उतना कठिन नहीं है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि एसेट साइड हमें क्या लिखना है, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड हमें क्या लिखना है। अगर इतनी भी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बाकी क्या करना है, जोड़ना और घटाना है, सिंपल सा है, हर कोई इसको कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, इसको पढ़िए आप और फिर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। अब देखिए, इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट, ये है कैश रिसिप्ट से एंड कैश पेमेंट से। रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो आ रहा है, ठीक है, कमिंग जो आ रहा है, ठीक है, एंड कैश पेमेंट
आर रिकॉर्डेड। तो इसको क्या बोलेंगे हम इन चारों में से? कैश बुक बोलेंगे, लेजर बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे या जनरल प्रॉपर कहेंगे। इज ए बुक, ये एक ऐसी बुक है, ये 4 बुक हैं। तो ये कौन सी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन जो होते हैं कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, तो आपको बताना है। देखिए आपको पता है जो इसमें है कैश, मेन चीज़ लिखा है इसमें कैश। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड होते हैं उनको लिखा जाता है कैश बुक में, ओके। ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे परचेज जो कि क्रेडिट होते हैं, यानी कि हमने उधार लिया, वो रिकॉर्डेड होते हैं परचेज बुक में। ऐसी सेल जिसे हमने क्रेडिट में करी है, मतलब हमने क्रेडिट उधार में दे दिया है किसी को, तो वो होता है सेल्स बुक, ठीक है। इसके बाद जर्नल क्या होता है? जर्नल्स सिंपली क्या होते हैं? कोई भी एंट्री जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है उसको हम जर्नल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जर्नल से पोस्टिंग की जाती है लेजर में, और लेजर के बाद आपको पता है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आप सभी को होनी चाहिए। जर्नल प्रॉपर किसके कहते हैं? जर्नल प्रॉपर देखिए ऐसे ट्रांजैक्शन जो ना कि कैश बुक में आते हैं, ना परचेज बुक में आते हैं, ना ही सेल बुक में आते हैं, उनको हम जर्नल प्रॉपर में लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट की बात की, मीन्स यहाँ पे कैश से रिलेटेड है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होते हैं सॉरी, वो कैश बुक में लिखे जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो कैश बुक होगा, ओके। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है, यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है शायद आपको, नहीं, एक्स लिमिटेड ने परचेज करे लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वर्थ है 28,80,000 रुपये। इन ली इसके बदले क्या करता है, ये इशू करता है डिवेंचर, ठीक है, जो कि 100 रुपये का है, और इस 100 रुपये पे आपको डिस्काउंट मिलता है 4% का। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, तो कितने जो डिवेंचर है उसने इशू करे। यानी कि देखिए परचेज़ करी, बिल्डिंग करी, लैंड और बिल्डिंग परचेज़ करी। इस लैंड और बिल्डिंग को जब हमने परचेज़ किया तो इसकी जो वर्थ थी वो 28,80,000 रुपये थी, ठीक है। अब क्या है, इसको मॉर्टगेज बना के इसके बदले हम क्या करना चाहते हैं, डिवेंचर इशू करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर डिवेंचर की जो वैल्यू है ना वो 100 रुपये होनी चाहिए। बट क्या है, क्योंकि मेरे सपोज 100 रुपये का कोई लेना नहीं चाहता है, तो मैंने क्या कर दिया, 4% का इसको डिस्काउंट दे दिया। अब ये जो 100 रुपये का डिवेंचर है वो 96 रुपये का हो गया, है ना। अच्छा, कितने के खरीदने हैं मुझे, टोटल कितने हैं, 28,80,000, इतने के डिवेंचर मेरे को बेचने हैं। अब देखिए ना, x इंटू मतलब x ये क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 96, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 28,80,000 होनी चाहिए, है ना। सिंपल यही होनी चाहिए। अब देखो 96 को मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अब इसको काट फाट के जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो इसको काट फाट के देखिए आपको कैसे करना। अगर ये 100 वैल्यू होती, तो इसकी वैल्यू सिंपल 28,800 हो जाती, बट ये 100 ना होके 96 है। मीन्स जो ये वैल्यू होगी वो हल्का सा 28,800 से ज़्यादा होगी, थोड़ा सा 3400 तो नहीं हो सकती, इन दोनों में हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो जो इसका आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा, 30,000। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से है। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया गया है। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ पे होती है? देखिए, सबसे पहले जनरल होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो जनरल में करते हैं। फिर इसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, पोस्टिंग वर्ड इम्पोर्टेंट है। पोस्टिंग होती है लेजर में, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ये देखने के लिए कि हमारी जो लेजर है उसमें सब चीज़ ठीक से है कि नहीं है। ट्रायल बैलेंस बना दिया, और लास्ट में बना दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, ये प्रोसेस चलती है। हमसे पूछा गया है कि ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछा जो गया है कि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो इनमें से किस वे में ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जा सकता है? तो इनके मेथड हैं टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल कम बैलेंस मेथड। तो इनमें से कौन से ऐसा मेथड है जिससे कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है? अगर आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, तो अगर ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ा है तो तीनों ही मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। टोटल मेथड भी होता है, बैलेंस मेथड भी होता है, या टोटल कम बैलेंस, मतलब दोनों को एक साथ यूज भी कर सकते हैं हम। तो जो इसका आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए जी। यहाँ पे जनरल एंट्री है, तो जनरल एंट्री आपको यहाँ पे करानी है। ठीक है, देखिए जनरल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको जनरल एंट्री किस तरीके से करनी है? जनरल एंट्री को करने के लिए आपको पहले डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है जो कि मैंने आपको बताई, और चाहे जो मॉडर्न अप्रोच है, दोनों अप्रोच को आपको अच्छे से करना है, तभी जाके आप जनरल एंट्रीज को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। डिस्काउंट अलाउ किया गया है टू रमेश, जो कि 60 रुपये का है, जब रिसीव किए जा रहे हैं 2040 रुपये फ्रॉम हिम एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। बुक्स में हमने क्या नहीं करे, रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन है आपके पास, आप जरूर करिए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो जो डिस्काउंट होता है, देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट होता है वो कौन से अकाउंट में आता है। तो अगर डिस्काउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। अब मेरे को ये बताओ आप, जब नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या है? एक्सपेंसेस है या लॉसेस है? एक प्रकार से एक्सपेंसेस है। ठीक है, एक्सपेंसेस है। अब आपको पता है जो एक्सपेंसेस होते हैं अगर नॉमिनल अकाउंट में, तो ये क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या पूछा है? अच्छा, उसके हिम नॉट रिकॉर्डेड है, अलाउड टू रमेश, और दिए किसको है? रमेश को दिए। तो जो इसका आंसर है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। जनरल एंट्रीज के लिए डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स आपको आसान से अच्छे से पता होने चाहिए, तभी जाके आप सही से कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए हमने बुक्स और अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा है, तो हम ये चीज़ लिखेंगे और इसको रेक्टिफिकेशन में डाल देंगे। आगे रेक्टिफिकेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है ये ज़रूर पढ़िए आप जब भी आप अकाउंट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से जो एमसीक्यू फॉर्मेट है इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ साथ में जो भी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकें। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।